नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका कलेक्टर जी पर। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। बहुत सही। तो हमें भी अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आना होगा, चुनौतियों का सामना करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों से भागेंगे नहीं, और तो उस दिन से हमारे एक मज़बूत इंसान बनने की मुहिम शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज है 14 मार्च 2023। देखते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, हाल ही में हुए 95वें ऑस्कर समारोह में भारत की तरफ से किन कैटेगरीज़ में ऑस्कर अवार्ड जीता गया। ऑप्शंस हैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, या फिर ऑप्शन ए और बी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए और बी, मतलब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। 95वें ऑस्कर समारोह में यह क्रम भी याद रखना है, भारत की तरफ से 2 कैटेगरी में अवार्ड जीता गया। शुरुआत में भारत की तरफ से 95वें ऑस्कर समारोह के लिए भारत की तरफ से 3 कैटेगरी नामित की गई थी। ठीक है, 3 कैटेगरी नामित की गई थी। वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी थी? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, जो तेलुगु भाषा का है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए एलिफेंट विस्परर्स, और डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए ऑल दैट ब्रीथ्स। तो इसमें से बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू को मिल चुका है, अवार्ड मिल चुका है, और डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्परर्स ये भी अवार्ड जीत चुकी है। ऑल दैट ब्रीथ्स जो है ये अनफॉर्चुनेटली इस बार अवार्ड नहीं जीत पाई है। तो इसीलिए 3 कैटेगरी नामित की गई थी भारत की तरफ से, जिसमें से 2 कैटेगरीज भारत ने जीत ली है। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए किसे अवार्ड मिला? नाटू नाटू, जो तेलुगु भाषा का है। इस सॉन्ग के लेखक कौन हैं? चंद्र बोस, और कंपोज़र हैं एम किरवानी। कंपोज़र मतलब इस सॉन्ग के लिए, इस गाने के लिए धुन किसने दिया था? जो सॉन्ग बजते टाइम पीछे एक एनर्जेटिक सा धुन बजते रहता है, उसे इन्होंने ही कंपोज़ किया था। तो ये है चंद्र बोस और एम किरवानी। और नाटू नाटू सॉन्ग जो है ये RRR मूवी का था। तो एक तरीके से पहली भारतीय फिल्म है जिसे इस कैटेगरी का अवार्ड मिला है। फिर हमें याद आएगा, अरे नहीं यार, 2009 में तो शायद एक मूवी थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसका एक सॉन्ग था जय हो, उसे भी तो आई थिंक अवार्ड मिला था क्या। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो स्लम डॉग मिलियनेयर मूवी थी वो ब्रिटिश मूवी थी। ठीक है, वो इंडियन मूवी नहीं थी। उसमें कैरेक्टर्स जो थे वो इंडियन थे, और मतलब इंडिया के ही आसपास घूमती है उसकी स्टोरी, लेकिन वो ब्रिटिश मूवी थी, इंडियन मूवी नहीं थी। ये हम लोग को ध्यान रखना है। किसी भी भारतीय फिल्म के लिए इस कैटेगरी में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में किस मूवी को पहला अवार्ड मिला है, मतलब किस गाने को पहला अवार्ड मिला है, तो वो है नाटू नाटू। जय हो नहीं था, ठीक है, जय हो को ब्रिटिश मूवी के लिए मिला था, और ये इंडियन मूवी के लिए मिला है। अगला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म। तो ये किसे मिला है? एलिफेंट विस्परर्स। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, इसे मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड। इसके डायरेक्टर कौन? कार्तिकी गोंजाल्विस, और प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा। अब देखिए, इन सब के नाम हम लोग को याद रखने ज़रूरी हैं। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिफेंट विस्परर्स है, या फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं नाटू नाटू, ये सब तो बहुत ज़रूरी है ही। बाकी इसके लेखक कौन है, कंपोज़र कौन है, और यहाँ पे डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये तो हम लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये है एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए। ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी जिसमें 2 कपल होते हैं और वे एक यात्रा पे जाते रहते हैं, तो उन्हें एक रघु नाम का हाथी मिल जाता है। तो फिर उस हाथी से उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है। यही इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया था। तो ये तो हो गई भारत की बात। अब बात करते हैं ऑस्कर समारोह में और जो कैटेगरीज़ में अवार्ड मिले थे। देखिए, ऑस्कर समारोह 2023 में 23 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए। 23 कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए। तो इतने कैटेगरी में हम लोगों को पढ़ना भी नहीं है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण कैटेगरी है, हम लोगों को सिर्फ उसी को ही ध्यान देना है। तो 2 तो हो गई जो इंडिया की है, वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। और बाकी और कौन कौन सी है? बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले। ये जो 5 है, इन पाँचों को मिला करके द बिग 5 कहा जाता है। द बिग 5, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड में इन पाँचों को सबसे बड़ी कैटेगरी माना जाता है,
इसलिए इन्हें मिला करके द बिग 5 कहा जाता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये हम लोग को पढ़ना ही है। तो देखते हैं कि करके। अच्छा, वैसे इस बार के ऑस्कर समारोह में एक मूवी ऐसी है जिसने धूम मचा करके रखी है। उस मूवी का क्या नाम है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब ये मतलब ऐसी क्या बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ने ऑस्कर अवार्ड्स 2023 में 7 कैटेगरी में ऑस्कर जीता है। 7। तो टोटल कितनी 23 कैटेगरी में तो ऑस्कर मिला ही है, उसमें से 7 कैटेगरी में इसने अकेले अवार्ड जीत गया है। ठीक है, इस मूवी ने अकेले ने अवार्ड 7 कैटेगरी में जीता हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये ऐसी पहली कोई मूवी नहीं है जिसने इतनी कैटेगरीज़ में अवार्ड जीत लिया है। इसके पहले भी कई मूवीज़ हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस मूवी है, हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो नाम तो 100% सुना होगा उसका नाम। उस मूवी का नाम है टाइटैनिक। टाइटैनिक जो 1997 में रिलीज़ हुई थी, उस मूवी ने 11 कैटेगरीज़ में ऑस्कर जीते थे। 11 कैटेगरीज़ में ऑस्कर जीते थे उस मूवी ने। उसके बाद एक और मूवी आई थी 2003-04 के आसपास, आई थिंक, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। उस मूवी ने भी 11 कैटेगरीज़ में ऑस्कर जीते थे। फिर एक 1994 में भी मूवी आई थी, फॉरेस्ट गंप। उसने 6 कैटेगरीज़ में ऑस्कर जीते थे एक साथ। फॉरेस्ट गंप का वैसे रीमेक लास्ट ईयर बनाया गया था बॉलीवुड में, लाल सिंह चड्ढा के नाम से, आमिर खान जिसमें लीड रोल में थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इतनी कैटेगरीज़ में अवार्ड मिला है, पहले भी मूवीज़ को ज़्यादा कैटेगरीज़ में एक साथ अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें मिला? ब्रेंडन फ्रेज़र। इन्हें किस मूवी के लिए मिला है? द वेल। द वेल मूवी के लिए ब्रेंडन फ्रेज़र, इनको अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर का। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें मिला? मिशेल यो। मिशेल यो को मिला। और ये किस मूवी के लिए मिला? तो ये इसी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किन्हें मिला? डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनॉट। डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनॉट, इन दोनों को एक साथ डैनियल्स कहा जाता है। इन लोगों की एक जोड़ी है, दोनों की एक जोड़ी है जिन्हें डैनियल्स कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ हम लोग सुनते हैं अब्बास मस्तान की जोड़ी है, विशाल शेखर की जोड़ी है, वैसे ही वहाँ इनकी जोड़ी है। तो इन दोनों को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किस मूवी के लिए? तो वो भी है ऑल एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब बेस्ट स्क्रीन प्ले, तो ये भी इस मूवी को मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो यहाँ से देखिए, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्क्रीन प्ले, ये 4 कैटेगरी में यहाँ हो गया। 3 और कैटेगरीज कौन कौन सी थी? बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस और बेस्ट एडिटिंग। ये 3 कैटेगरीज और थी, 3 श्रेणियाँ और थी जिसके लिए इस मूवी को अवार्ड मिला था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो चलिए एक बार इमेज के थ्रू भी देख लेते हैं कि किन्हें ऑस्कर मिला है। जैसे बेस्ट फिल्म के लिए किन्हें मिला है, किसे मिला है? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। अब ये मूवी का नाम इस तरीके का क्यों रखा गया है, आप मूवी देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये मूवी मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड है। ये लास्ट ईयर मूवी मैंने भी देखी थी, तो अच्छी है मूवी। इसमें मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि अलग अलग यूनिवर्स में हमारा अस्तित्व कैसा हो सकता है। तो अच्छी मूवी। बेस्ट एक्ट्रेस तो इन्हीं को मिला है, मतलब एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस की एक्ट्रेस को ही। इनका नाम है मिशेल यो। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है ब्रेंडन फ्रेज़र। किस मूवी के लिए? द वेल मूवी के लिए। ठीक है। अच्छा, वैसे इनकी एक बहुत ही फेमस मूवी रही है, आपने नाम ज़रूर सुना होगा उस मूवी का, द ममी। द ममी इनकी मूवी का नाम था और अपने टाइम पे बहुत सुपर हिट मूवी रही थी वो। तो ये वही एक्टर हैं। अभी थोड़े से हेल्दी हो गए, मोटा गए, तो उतने पहचान में नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये वही हैं, ब्रेंडन फ्रेज़र। और बेस्ट डायरेक्टर उसी मूवी के लिए मिला है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के डायरेक्टर्स को मिला है डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनॉट। ये दोनों हैं, डैनियल क्वान और डैनियल स्कीनॉट। अब बात की जाए कि भारत ने अभी आज तक ऑस्कर अवार्ड जीते हैं या नहीं जीते हैं, तो देखते हैं भारत की ओर से किन मूवीज़ को आज तक नामित किया गया है, किन मूवीज़ को आज तक नॉमिनेट किया गया है। तो 3 मूवीज़ ऐसी हैं, जैसे कि मदर इंडिया 1957, सलाम बॉम्बे 1988 में और लगान 2001 में। ये तीन मूवीज़ ऑस्कर तक पहुंची ज़रूर थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। ठीक है। तो भारत में आज तक कोई भी ऐसी मूवी, भारतीय फ़िल्म बेस्ट फ़िल्म की कैटेगरी का ऑस्कर आज तक नहीं जीती है। और तो ये तो हो गया कि बेस्ट फ़िल्म की कैटेगरी का ऑस्कर नहीं जीती है।
लेकिन और भी अदर ऐसी कुछ कैटेगरीज़ हैं जिसमें भारत ने जीत हासिल की है। वो कौन कौन सी है? भारत की ओर से जीते गए ऑस्कर कौन कौन से हैं? सबसे पहले भानु अथैया को ऑस्कर मिला था। भानु अथैया 1982 में एक मूवी आई थी, गांधी मूवी, रिचर्ड एटनबरो की। उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था भानु अथैया ने, वेशभूषा डिज़ाइन, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था भानु अथैया ने। और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग भी एक कैटेगरी होती है ऑस्कर की। तो गांधी मूवी के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए भानु अथैया को 1983 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। मूवी आई थी 1982 में और 1 साल बाद ऑस्कर अवार्ड वितरित हुए, तब उनको अवार्ड दिया गया था। वैसे ही उसके लगभग 10 साल बाद सत्यजीत रे, ये बहुत ही प्रख्यात डायरेक्टर रहे हैं, निर्देशक रहे हैं। इनको 1992 में मानद अकादमी पुरस्कार मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्हें ऑस्कर के द्वारा मानद अकादमी पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं AR रहमान की। तो 2009 में AR रहमान को 2 कैटेगरीज में ऑस्कर मिला था। एक तो हो गया बेस्ट सॉन्ग और एक था ओरिजिनल स्कोर। ओरिजिनल स्कोर भी सॉन्ग के लिए ही होता है और ये दोनों उनको एक सॉन्ग के लिए, वो था जय हो। जय हो बहुत ही सुपरहिट हुआ था गाना उस समय, तो इस सॉन्ग के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया था। और AR रहमान ने बेस्ट सॉन्ग जय हो के लिए गुलजार, जो बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हैं गुलजार, उनके साथ ये अवार्ड शेयर किया था। और एक और थे 2009 में रेसुल पुकट्टी। रेसुल पुकट्टी, इनको किस कैटेगरी में ऑस्कर मिला था? बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ये भी इन्हें जय हो सॉन्ग के लिए मिला था, जय हो सॉन्ग के लिए, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए। ठीक है, तो आज तक ऐसे 5 भारतीय हैं, टोटल 5, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। भानु अथैया, सत्यजीत रे, AR रहमान, गुलजार और रेसुल पुकट्टी। ये हो गया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में PM मोदी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हुबली कर्नाटक, गोरखपुर UP, CST मुंबई, हावड़ा पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर है हुबली कर्नाटक। हाल ही में PM मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया। दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को, ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट। यह रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटक में स्थित है। सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन, तो ये हुबली जंक्शन का नाम होगा सिद्धारूढ़ा स्वामी जी। हुबली जंक्शन के रेलवे स्टेशन में स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 8, प्लेटफॉर्म नंबर 8 दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर है, लगभग 1.5 किलोमीटर। तो ये तो हो गया इस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 1507 मीटर। इसके पहले कौन सा प्लेटफॉर्म था? तो अब दुनिया का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अवस्थित हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का ये रेलवे प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 1355 मीटर थी, ये सबसे लंबा था। अब ये दूसरे नंबर पे आ गया है। पहले नंबर पे कौन सा बन गया है? तो हुबली जंक्शन का रेलवे प्लेटफॉर्म जो 1507 मीटर का है। गोरखपुर का कितना मीटर लंबा था? 1355 मीटर। तो ये याद रखना है क्योंकि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दुनिया का। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन। तो आंसर है फ्रांस। समुद्री साझेदारी अभ्यास में भारत ने फ्रांस की नौसेना के साथ हिस्सा लिया है। भारत की तरफ से इस अभ्यास में किसने भाग लिया? INS सह्याद्री ने भाग लिया। INS सह्याद्री। फ्रांसीसी नौसेना के जहाज़ों, अब INS सह्याद्री तो हो गया इंडिया की तरफ से, फ्रांस की तरफ से कौन कौन से जहाज़ आए हैं? तो फ्रांसीसी नौसेना के जहाज़ FS डिक्समुडे, FS लाफेट, FS डिक्समुड और FS लाफेट, इसने भाग लिया था। यह अभ्यास 10 से 11 मार्च को चला। कहाँ पे आयोजित किया गया या कहाँ पे संपन्न हुआ? अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में संपन्न हुआ यह अभ्यास। और ये तो हो गया नौसेना का। इससे पहले अभी कुछ दिन पहले भारतीय सेना और फ्रांस की थल सेना ने एक अभ्यास किया था फ्रिंजेक्स नाम से। फ्रिंजेक्स 2023 केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था उनके द्वारा। तो वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। अब बात की जाए अगर INS सह्याद्री की,
इंडियन नेवल शिप सह्याद्री की? तो INS सह्याद्री भारतीय नौसेना का एक स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट पोत है। यह पोत अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस होता है। अगला प्रश्न, हाल ही में कहाँ पर वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया? वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ऑप्शंस, उड़ीसा, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हरियाणा। तो इसका आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। यह उद्घाटन मुख्य निर्वाचन आयुक्त, कौन है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त? राजीव कुमार, इनके द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था वोट फेस्ट 2023 का? तो उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता लाना है। चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता लाना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न, हाल ही में चीन की संसद के द्वारा चीन के नए प्रीमियर कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शंस हैं ली कियांग, ली वोंग, वॉन हुनिंग, झांग जून। तो आंसर है ली कियांग। ये हैं ली कियांग। ली कियांग चीन के संसद द्वारा चीन के नए प्रीमियर नियुक्त किए गए हैं। प्रीमियर क्या है? प्रीमियर मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। ली कियांग पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के 8वें प्रीमियर नियुक्त किए गए हैं। चाइना को और क्या कहते हैं? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और वहीं ताइवान को क्या कहता है? चीन। ताइवान को चीन कहता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये कौन से क्रम के प्रीमियर हैं? 8वें क्रम के, 8वें क्रम के प्रीमियर हैं। प्रीमियर इनका काम क्या होता है? चीनी नागरिक नौकरशाही के आयोजन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये जिम्मेदार होते हैं प्रीमियर। ली कियांग शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं। खैर ये तो कोई कहने की बात नहीं है, शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं, तभी तो मतलब ये PM बन गए हैं। हाँ देखिए, ये बात ज़रूर है कि चाइना में एक पॉलिटिशियन बनने के लिए बहुत एक हार्ड रूट होता है, उससे गुजरना पड़ता है। बहुत हार्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, वो क्रैक करने पड़ते हैं, तब जाके वहाँ पे कोई एक आदमी पॉलिटिशियन बन पाता है। तब जाके उसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में एंट्री मिल पाती है। लेकिन फिर भी ये बात तो बिल्कुल हम लोग मना नहीं कर सकते कि निरंकुश राजतंत्र है वहाँ पे। चाहे वो चाइना की बात हो, चाहे वो रशिया की बात हो, यहाँ पे निरंकुश राजतंत्र हैं। इसलिए यहाँ पे शी जिनपिंग भी अब जब तक चाहे प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। और अब वो जिसको चाहे उसको जैसे इन्होंने ही सिफारिश की होगी ली कियांग के लिए, तो ये प्रीमियर बन गए हैं। अगला प्रश्न, नॉर्वेजियन पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ऑप्शंस हैं ट्रुथ सीकर, ट्रुथ हाउंड्स, मेमोरियल या उपरोक्त सभी। तो ये सभी एक ग्रुप के नाम हैं। तो इसका आंसर क्या है? नॉर्वेजियन पुरस्कार ट्रुथ हाउंड्स नाम के ग्रुप को दिया गया है। ट्रुथ हाउंड्स क्या है देखते हैं। यूक्रेन के अधिकार समूह ट्रुथ हाउंड्स ने नॉर्वेजियन पुरस्कार जीता है। ये एक अधिकार समूह या कह सकते हैं हम लोग मानवाधिकार समूह है, जो मानवाधिकार के लिए कार्य करता है। यह समूह यूक्रेन संघर्ष में युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण करती है। युद्ध अपराधों का दस्तावेजीकरण करती है। और इस दस्तावेज में क्या होता है? संघर्ष के दौरान हुए छोटे से छोटे अपराधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं इटली, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, भारत। तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। वैसे और इटली में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? तो इटली में एक तो है माउंट वेसुवियस, एक है माउंट एटना। ये इटली के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी हैं। इक्वाडोर में कौन सा है? इक्वाडोर में है माउंट कोटोपैक्सी, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, सबसे एक्टिव। और भारत में तो एक है बैरन आइलैंड में, जो है बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत में है वो। और इंडोनेशिया में एक तो हम लोग ये देख लिए मेरापी ज्वालामुखी है। और इंडोनेशिया में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? तो एक है क्राकाटोआ, एक है सिनाबंग ज्वालामुखी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हैं। हाल ही में इंडोनेशिया स्थित माउंट मेरापी में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। इसके फटने से मतलब इतना इसका खतरनाक विस्फोट था, इसके फटने से आसपास के क्षेत्रों तथा गाँव में राख धुआं फैल गया। और कार्रवाई कैसे की गई इसके लिए?
ये कार्रवाई की गई, ये एक्शन लिया गया जहाँ विस्फोट हुआ, मतलब उस जिस एरिया में, वहाँ से लेकर के 7 किलोमीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो ये इतना ख़तरनाक था। तो ये हमारे करंट के लिए भी हो जाता है और एक हमारा स्टैटिक जीके भी इसमें कवर हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक थी आज हम लोगों की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।